ये इनकी शख्सियत जो अफरफा शख्सियत है, ये एक अपने आप में ह्यूमन है, क्रिकेटर हैं, एक्टर हैं, बड़ा नोन फेस हैं, टेलीविजन पर सबने देखा होगा। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा आप डायस पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर सईद आलम, जिन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से दूर दराज के इलाकों में दुनिया बैनुल-अक़वामी सतह पर 1000 से ज़्यादा शो अब तक इन्होंने पेश किया होगा, एक थिएटर पर्सनालिटी हैं, उनका वेलकम है। वो डायस पर हमारे दरमियान कौसर इस्माइल साहबा हैं, ये एजुकेशनिस्ट हैं और बुक रीडिंग प्रमोशन और वो जो हमारे मैंडेट्स हैं उसके लिए सरगर्दा रहती हैं, एक एंजुमन चलाती हैं नशिश के नाम से। वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर ये कोशिश करती हैं कि रीडरशिप को जनरेट किया जाए। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा वो डायस पर तशरीफ लाएं। प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब, वो हमारे दोस्त हैं और बड़े स्क्रिप्ट राइटर, प्ले राइटर। इस वक्त हिंदुस्तान में जो कई फन ऐसे हैं प्ले से रिलेटेड जिसके वो एक किस्म से मैं कह सकता हूँ मुजीद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो डायस पर तशरीफ लाएं और उनसे गुजारिश होगी और बिहाफ ऑफ एनबीटी हमारे इस प्रोग्राम को वो जॉय ऑफ रीडिंग का जो हमारा प्रोग्राम है उसको वो मॉडरेट करें, एंकरिंग करें। दानिश इकबाल साहब, क्योंकि ये बुक फेयर है तो हम एनबीटी वाले जाहिर है कि कर रहे होते हैं और रस्मी तौर पर जो चीज़ें होती हैं वो अलग हैं। एनबीटी की फाइल से ये कि राइटिंग हैबिट को प्रमोट करें, बुक्स को प्रमोट करें और जो हमारे मेहमान हैं उनका हम खुसूसी तौर पर मकदम का शुक्रिया बुके ऑफ द बुक के तौर पर करें। मैं अपनी बुके ऑफ द बुक श्रीमती मीरा जहां साहबा से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे मेहमानों का बुके ऑफ बुक के जरिए इस्तेमाल करें। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। बहुत थैंक यू। बहुत अच्छी थी। जी सईद आलम साहब, मुझको याद आता है कि आपके बहुत से ऐसे ड्रामे हैं जिसमें हमने गांधी जी को, मौलाना आज़ाद है बुक से रिलेटेड। ये बुके विल्ट नहीं होगा, छोटे बच्चों की तरह खोल के देखो। वाह वाह, पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं और ज्ञान की बड़ी कोई ताकत। जी बहुत शुक्रिया नवाजिश। हम शुक्रगुजार हैं जनाब युवराज मलिक साहब, डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट के, और प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा साहब जो कि चेयरमैन हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के उन्होंने यहाँ पे हमको दावत देकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई, हमारी इज्जत अफजाई फरमाई। और मैं शुक्रगुजार हूँ अभिनव जी का, सईद आलम साहब का और कौसर साहबा का कि उन्होंने इस दावत को कबूल किया और आज हम लोग यहाँ जमा हो पाए। किताबों की अहमियत के बारे में बात करना बहुत अजीब सा लगता है। किताबें नहीं होती तो हम नहीं होते, किताबें नहीं होती तो ये महफिल नहीं होती, किताबें नहीं होती तो ये मेला नहीं होता, किताबें नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन शायरी पास नहीं होते, किताबें नहीं होती तो पास नहीं। जी 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 जी, लेकिन शायरी बहुत मदद करती है उन सारी बातों को कहने में जो हम यूँ नहीं कह सकते। तो अगर शायरी का इस्तेमाल किया जाए, सहारा लिया जाए तो हम कहेंगे कि समझता है इसे सारा ज़माना, समझता है इसे सारा ज़माना, किताबें इल्म और हिकमत का खजाना, किताबें इल्म और हिकमत का खजाना, दिलों का नूर है अच्छी किताबें, दिलों का नूर है अच्छी किताबें, चरागे दूर हैं अच्छी किताबें। किताबें क्या हैं? किताबें क्या हैं? रूहानी खुदा है। अब देखिए शायर ने क्या बात कही, किताबें क्या हैं? रूहानी खुदा
हैं। रूहानी खुदा हैं, सुकून दिल का है, दवाओं की दवा दवा है। वाह 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 वाह। एक्सप्रेशन देखें, वाह। दवाओं की दवा है। किताबों से अगर खाली, किताबों से अगर खाली मकान है, किताबों से, ध्यान दीजिए इस पे, किताबों से अगर खाली मकान है तो है भूतों का मस्कन, घर वो कहाँ है। सही। वाह। तो है भूतों का मस्कन, घर कहाँ है। किताबों से सदा रिश्ता बढ़ाओ, किताबों से सदा रिश्ता बढ़ाओ, इसी में जिंदगी अपनी लगाओ। तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि इस वक्त हमारे साथ जितने लोग हैं ये अपने घर में इस तरह से रहते हैं कि ये भी रहते हैं, बड़ी मुश्किल से इनके लिए जगह पैदा की जाती है और घर में ज़्यादातर किताबें ही किताबें हैं। अलमारियों में किताबें हैं, दीवार के अंदर किताबें हैं, जहाँ सोते हैं उस मसहरी के नीचे किताबें हैं, हर कोने खुदरों में किताबें हैं। और किताबों की वजह से, किताबों की मोहब्बत से, किताबों के वसीले से, किताबों के जरिए, किताबों की मदद से ये यहाँ तक पहुँचे हैं। ये लोग चलती फिरती किताबें हैं। अभिनव चतुर्वेदी साहब, आप ये समझिए कि इनकी किताबों का सिलसिला तो इनके बुजुर्गों के, मतलब अगर इनका शिजरा उठा के देखा जाए तो कम से कम 10 पुश्तों से किताबों की मोहब्बत चली आ रही है। और सईद आलम साहब किताबों से इंस्पिरेशन लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं। किताबों में जो अदब होता है, जो साहित्य होता है, उसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, जो कहानियाँ होती हैं, तो ये चाहते हैं कि भाई आपको आज के ज़माने में रीडिंग हैबिट्स कम होती जा रही हैं, आपको पढ़ना ना पड़े, तो जितने में आप किताब खरीदते हैं उससे कम में आप इनके ड्रामे का टिकट खरीद लेते हैं और उसके बाद आप वहाँ पहुँचते हैं। और जब आप उस ड्रामे को देख के वापस जाते हैं तो कई किताबें आप दिल में लेके जाते हैं। कौसर इस्माइल साहबा किताबों के फरोग की कोशिश करती हैं, किताबों से मोहब्बत को आगे बढ़ाती हैं। तो आज हम लोग मिलजुल के बहुत सी बातें करेंगे और ख़ासतौर से जो नेशनल बुक ट्रस्ट का जो मैंडेट है, जो काम है, जो जिम्मेदारी है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि आज़ादी से पहले का जो माहौल था, मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा, आप लोगों को वो दौर याद दिलाना चाहूँगा जब हमारे मुल्क में आज़ादी की जद्दोजहद जारी थी। उस वक्त जो साहित्य लिखा जा रहा था, उस वक्त जो चीज़ें लिखी जा रही थी, उस पर बहुत सी पाबंदियाँ थी, बहुत सी नज़में ज़ब्त हो जाती थी, किताबें रोक दी जाती थी। तो आज हम ज़ब्तशुदा नज़मों की बातें करेंगे, हम आज़ादी की नज़मों को याद करेंगे, उस दौर को याद करेंगे जब राम प्रसाद बिस्मिल लिखते थे और वो छप नहीं पाता था, उसे रोक दिया जाता था, अखबारों में रोक दिया जाता था। उसके बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और पब्लिकेशन डिवीज़न ने अपना काम करना शुरू किया, नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपना काम करना शुरू किया, हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने अपना काम इससे करना शुरू किया और उसके बाद जो सारी तरक्की हुई वो सब आपके सामने है। और वो जो दौर है, आज से पहले का दौर, वो किताबों की मदद से हमारे सामने है और उस दौर में अगर हम वापस जाना चाहें तो और कोई तरीका नहीं है सिवाय किताबों की। तो मैं अभिनव चतुर्वेदी साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा कि जब आप उस साहित्य पे नज़र डालते हैं, उस अदब पे नज़र डालते हैं जो आज़ादी से पहले के दौर में आज़ादी की जद्दोजहद के लिए लिखा गया, तो हालांकि बहुत सी चीज़ें आपको याद आती होंगी और ख़ुद आपके घर के बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे कवि थे, जो साहित्यकार थे, जो चीज़ें लिखते थे। तो मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे यूट्यूब की मदद से देख रहे हैं, जो हमारे हाज़रीन यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनसे कुछ साझा करें उन यादों को कि आपकी यादों में अर्लीस्ट जो सबसे पुरानी चीज़ें हैं, नज़में हैं, जो आपको याद आती हैं और आज भी इंस्पायर करती हैं, वो किस तरह की चीज़ें हैं? दानिश भाई, सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार का, शिक्षा मंत्रालय का, निदेशक जी का, दानिश पाल साहब का, डॉक्टर सईद आलम मेरे डायरेक्टर हैं, आपने मेरा एक सीरियल प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, गज़ल उसमें छेड़ी, कौसर जी आपको भी सलाम करता हूँ।
शिक्षक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी मॉडर्न खंबा रोड में पढ़ाते थे। मेरे ग्रैंडफादर हेड ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट थे। आगरा यूनिवर्सिटी में उनकी किताब में छपी यूपी बोर्ड के बदर ग्रेड का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, अच्छा तुम यूपी बोर्ड के हो, मैं लिख के आ रहा था। और मेरी माता जी शी द पीएचडी इन हिंदी लिटरेचर, तो घर में सिर्फ किताब है। और हमारे वालिद साहब, हमारे पिताजी कहते थे कि चोर आएगा तो लेके क्या जाएगा, पढ़ के जाएगा या हासिल करेगा, टीचर के पास तो पैसे होते नहीं। तो वो माहौल जो मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड के परिसर में, किताबें ही किताब, डिक्शनरीज, हिंदी उर्दू इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी से ताल्लुक वाबस्ता, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्रोफेसर्स, टीचर्स, फैकल्टी बहुत आलिम फाजिल, बहुत ही अच्छे से रहने वाले। मेरी अंग्रेजी बहुत ख़राब थी, हिंदी परिवार से हूँ, मैं लगभग पास होने के लाले पड़ जाते थे। तो हमारी टीचर थी कोना रॉय, अभी वो नहीं है, श्रद्धांजलि देता हूँ। तो उन्होंने मुझे रेनेट मार्टिन वाहिद, जिसमें कोई चेंज नहीं है, दैट्स द ओनली बुक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिसमें शेक्सपियर की भी गलतियां उजागर की गई हैं। जी। तो वो एक वाहिद ग्रामर की किताब है, रेनेट मार्टिन। उसकी वजह से मुझे 10th बोर्ड में डिस्टिंक्शन प्राप्त हुई, एंड शी ट्रांसफॉर्म माय लाइफ इनटू स्पीकिंग इंग्लिश आल्सो। फिर मैं गया सिस्टर्स कॉलेज, तो वहाँ मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया इतिहास में, वहाँ भी किताब है। क्रिकेट खेलता था, वहाँ भी किताब है। सुनील गावस्कर जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, सारी डेज। चार्ली चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, बहुत ही, अगर चार्ली चैपलिन को समझना है तो उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़नी। जो आप उनकी फिल्मों में देखते हैं, वो कैसे उन्होंने भूख को देखा, उसमें उस पर पढ़ना। उसके बाद मैं जब हम लोग, मैंने पहले धारावाहिक किया तो मनोहर श्याम जोशी जी हमारे डायरेक्टर, इतने बड़े प्रकांड पंडित, भाषा के विज्ञान, फिर बुनियाद उनके साथ किया, उसके भी लेखक वो थे। भ्रष्टाचार फिल्म की, उसके भी लेखक वो थे। जावेद अख्तर साहब ने मेरी फिल्म लिखी जीवन एक संघर्ष, उन्होंने मुझे बताया, मुझे गजलें गाने का बहुत शौक है, मुझे गजलें गाने का बहुत शौक है, तो मैंने उर्दू की तालीम हासिल की, मुझे जाके भाषा से। तो मेरे उस्ताद साहब का एक शेर है कि कुदरत को नापसंद है सख्ती ज़बान में। वाह वाह, हम कोई नहीं, ये कुदरत को नापसंद है, कुदरत को नापसंद है सख्ती ज़बान में, इसीलिए पैदा नहीं किया हड्डी ज़बान में। वाह 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 वाह। तो जावेद साहब ने कहा कि भाई ऐसा गजलें गाने से बेहतर है पहले पढ़ो। तो उनकी किताब है टॉकिंग सॉन्ग्स, जिसमें उन्होंने लिरिक्स के बारे में बताया गया है, कोई शायर या पोएट किस तरह से कभी लिखता है, उसकी दर्जा हरारत क्या है। तो उसकी डेप्थ में जाना कि लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स विद लेयर्स। ये मामला कुछ प्याज जैसा है कि अंदर सतह ही सतह है, आप जितना नीचे जाएंगे लिटरेचर में। फिर मैंने एंकरिंग करनी शुरू, मैं जब दिल्ली वापस आया तो मेरे फादर को कैंसर हो गया था। फिर मैंने एंकरिंग करनी शुरू की। तो एंकरिंग करने में मैंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 8 डिबेट्स किए, मोदी जी के साथ 2 किए। तो उसमें मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं किस जगह जी के साथ मुझे 30 साल काम करने का इत्तेफाक हुआ, तो उनकी जितनी कॉन्सर्ट्स होती थी, मेरी कोशिश ये होती थी कि क्या नया पैदा किया जाए, किस नए अंदाज से। मैंने उसमें थिएटरिज्म लिया, तो मेरी एक्टिंग छूट गई थी, मैंने उस स्किल को वहाँ से फॉलो करके वहाँ ला लिया। तो उससे क्या हुआ कि एक एंकर अगर
पढ़ता है, स्क्रिप्ट लिखता है, तो अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना बहुत जरूरी है। जी जो आपने अभी पढ़ा है मुझे लिख कर दे दीजिएगा, जी मुझे आदत है जमा करने की, क्योंकि एक ऐसा खजाना है कि हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। जिस तरह हम स्कूल में जाया करते थे, नए ब्लैक बोर्ड पे रोज कुछ ना कुछ चीज़ लिखनी है, ऐसे ही जिंदगी की। तो अपने से ज़्यादा आले फादर लोगों के साथ बैठा हूँ आज, मेरा सौभाग्य है। ब्लेस्ड, मैं बहुत कुछ सुनने के लिए आया हूँ और यहाँ से कुछ बहुत ले जाने के लिए आया हूँ। I'm sure जो देख रहे हैं जब सुनेंगे मुझसे ज़्यादा काबिल लोगों को, तुमको बहुत आनंद आएगा। जी जरूर जरूर जी। इसके साथ अब मैं कौसर इस्माइल साहबा से दरख्वास्त करूँगा कि जब वो आज़ादी से पहले के दौर की किताबों को देखती हैं, और चूँकि ख़ासतौर से उनको शायरी में बहुत दिलचस्पी है, और देखिए किताबों में तो चीज़ें मौजूद हैं, नज़में मौजूद हैं, गज़लें मौजूद हैं, उसको अगली नस्ल तक ले जाने का जो काम है वो कौन करता है? वो थिएटर वाले करते हैं, वो सिंगर्स करते हैं, वो कंपोजर्स करते हैं, और ख़ुद वो भी ये काम कर रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं आपको, तो आप उनको बताएं कि उन किताबों में ख़ासतौर से जो आज़ादी की जद्दोजहद के दौर की शायरी है, नज़में हैं, उसमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करती हैं? कोई एक ऐसी चीज़ जो अक्सर आप लोगों को सुनाती हो, ख़ासतौर से स्टूडेंट्स को और अगली जनरेशन को? मैंने असल में जो शुरू हुआ मेरा मोहब्बत पोइट्री से, वो एक्चुअली प्राइमरी स्कूल से ही आप कहिए कि सबसे पहले हमें जो सिखाया जाता है स्कूल में, वो पोइट्री के थ्रू ही हमें सिखाया जाता है जो कुछ भी। तो वहाँ से आपके दिमाग पे एक इम्प्रेशन पड़ना शुरू होता है। तो सबसे पहले वो एक लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो अम्मी ने सिखाई, और उसमें बीच में अल्फाज आते हैं, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती जिस है तरह चमन की जी। ज़ीनत। तो वो सिखाई तो ऐसे लगा अम्मी वतन क्या? तो अम्मी ने बताया जीनत क्या। ऐसे 4 साल की बच्ची आपको पूछ रही, तो अम्मी ने बताया वतन वो जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ हमारा फ़र्ज़ होता है, सब कुछ उन्होंने जैसे अपना बच्चे को समझा सकते हैं कि हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये हिंदुस्तान है, हमारा वतन है। फिर आप स्कूल पहुँचे, 2nd स्टैंडर्ड में सारे जहाँ से अच्छा सिखाया गया। वो इतना बड़ा इम्प्रेशन था उस वक्त, सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, ऐसे लगा हमसे ज़्यादा ग्रेट कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ऐसे वाली फीलिंग आ गई। वो जो एक प्राइड इन योर नेशन वाली फीलिंग आनी शुरू होती है, वो वहाँ से शुरू हुई। और फिर आई पुष्प की अभिलाषा क्या बात है, जी। क्या बात है। तो बस ऐसे लगा कि ये फूल मैं ही हूँ, मुझे ही फेंक देना, अब फूल की ज़रूरत नहीं है कहीं खिलने की, कहीं किसी को सजाने की। बहुत चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, बस वो फिर मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो वो इतनी ज़बरदस्त वाली पेट्रियाटिज्म की फीलिंग उस वक्त आई कि वो आज तक गई नहीं। तो उसके बाद से मुझे पता नहीं क्यों वो एक जो देशभक्ति वाले गीत हो, या जो आपकी देशभक्ति की नज़में हो, पोइट्री हो, उसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, और वो बहुत ज़्यादा दिल में जैसे बस सा गया हो। जी। मतलब लोगों को रोमांटिक पोइट्री ज़्यादा पसंद आती है, ये सब पसंद आती है, मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद आती है जो पेट्रियाटिज्म से रिलेटेड। तो फिर अभी कुछ दिन पहले देखा कि कुछ ये ज़ब्तशुदा नज़में थी जो उस वक्त के दौर में उन्हें, जैसे ये हमारे राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह की नज़में जो उन्हें पढ़ने नहीं दी गई, छपने नहीं दी गई, वो ज़ब्तशुदा नज़में हैं। उसमें से एक ये बहुत खूबसूरत सी है, मैं आपको सुना देती हूँ। मैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बट थोड़ी सी कोशिश। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की है। चर्चा अपने कत्ल का अब यार की महफिल में है, देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है।
चर्चा अपने कत्ल का अब यार की महफिल में है। देश पर कुर्बान होते जाओ तुम ए हिंदियों, देश पर कुर्बान होते जाओ तुम ए हिंदियों। जिंदगी का राज मुज़मर खंजरे कातिल में है, जिंदगी का राज मुज़मर खंजरे कातिल में है। साहिले मकसूद पर ले चल खुदा रा ना खुदा, वाह वाह, वाह वाह साहिले खुदारा ना खुदा। मकसूद पर ले चल खुदा रा ना खुदा। आज हिंदुस्तान की कश्ती बड़ी मुश्किल में है, आज हिंदुस्तान की कश्ती बड़ी मुश्किल में है। बामे रिफ़अत पर चढ़ा दो देश पर होकर फना, बामे रिफ़अत पर चढ़ा दो देश पर होकर फना। बिस्मिलब इतनी हवस बाकी हमारे दिल में है, बिस्मिलब इतनी हवस बाकी हमारे दिल में है। देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है। वाह वाह वाह। वैसे हैरत इस बात पे होती है कि इतनी आसान शायरी, इतनी नेचुरल, भाई अपनी मिट्टी से, अपने वतन की मिट्टी से कौन मोहब्बत नहीं करता, लेकिन एक दौर था जब इसकी भी हमको इजाज़त नहीं थी। तो ये जो आज़ादी का तोहफा है, आज हम जिस आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं और इतने साल गुजर चुके और इतनी तरक्की के बाद हम जिस मोड़ पे हैं, तो वहाँ से पीछे मुड़ के देखने की हमें अक्सर ज़रूरत होती है। और डॉक्टर सईद आलम साहब के बहुत से ऐसे काम हैं, यानी इन्हीं ने गांधी जी से लेके मौलाना आज़ाद से लेके और हमारे जितने भी अकाबरीन हैं, जो हमारे बड़े बड़े आइकन्स हैं, उनकी ज़िंदगी को स्टेज के ज़रिए आज की जनरेशन तक पहुँचाया है। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो सफ़र रहा है, ख़ासतौर से आपने जो सबसे बड़ा काम किया कि आपने अदब और साहित्य और परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो बाउंड्री है, आपने उसे ख़त्म कर दिया। और जब हम आपके जो मास्टरपीसेस हैं, शाहकार ड्रामे हैं, उन्हें देखते हैं, तो हमको ये भी लगता है कि हम साहित्य एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी मज़ा लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो आपने किया, ये इसका कोई पहले से मंसूबा आपके ज़हन में था, एक मिशन के तौर पे आपने किया, ये अपने आप होता गया? नहीं, जहन में इस किस्म का तो कोई ख्याल था नहीं कभी, बल्कि मैं ड्रामे से या उसके फ़नी लवाज़मात जो होते हैं उससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूँ। लेकिन हमारे घरों में पढ़ने का रवाज बहुत ज़्यादा था, बल्कि हमारे लिए तफरीह के दो ही ज़राए थे, या तो स्पोर्ट्स या किताबें। इसके अलावा बल्कि हमारे वालिद साहब बहुत सख्त थे, तो जब और दूसरों के घरों में टीवी आ गया तब भी हमारे यहाँ टीवी नहीं आया। और कुछ लोगों को याद हो कि उस ज़माने में बहुत बड़ा एंटीना लगता था, तो हमारी बहन हमारे वालिद साहब से कहा करती थी कि अब्बू टीवी ना खरीदिए, एंटीना तो लगवा लीजिए ताकि भाई मोहल्ले वालों को ये मालूम हो कि इनके यहाँ टीवी है। उसका लेकिन फायदा ये हुआ कि जो चीज़ें हमने कोर्स में पढ़ी, यानी जब हम 8वीं क्लास में पहुँचे, 9वीं क्लास में पहुँचे, 10वीं, तो वो तमाम इतिहास जो हम पढ़ते थे वो हम पहले ही पढ़ चुके थे। वो हमें भगत सिंह से बड़ी अकीदत थी, हमें गांधी जी से बड़ी अकीदत थी, हमें 1857 के सारे स्वतंत्रता सेनानियों से बहुत अकीदत थी और बहुत ज़्यादा इल्म था उनके बारे में, बहुत ज़्यादा इल्म था। और फिर हम ननिहाल गए तो वहाँ साहब पढ़ने की बड़ी बुरी लत थी, जासूसी दुनिया बहुत पढ़ी जाती थी वहाँ पे, जासूसी दुनिया और वो क्या एक और
वो बात मुजरिम 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 जरूर मुजरिम, जब हमें मुजरिम ज़्यादा पसंद थी क्योंकि वो थोड़ा आसान होती थी। अब जो लोग यहाँ उर्दू की तहरीर से वाकिफ हैं, आप जो लिखा हुआ है अगर वैसे ही पढ़ दें तो गलत पढ़ जाते हैं। तो दो चीज़ें हमारे मामू ने नोट की, हम भी छुप छुप के पढ़ते थे। मैंने कहा भाई ये जो जूस जो है वो बड़ा अच्छा किरदार है। तो मामू ने कहा कौन? अब मामू को तो रट गई थी जासूसी दुनिया। मैंने कहा जूस, तो उन्होंने कहा नालायक जोसेफ। अब आप जोसेफ को उर्दू में पढ़ें तो वो जूस ही लिखा रहता है। बल्कि एक बार मैं मौलाना आज़ाद की तस्वीर यहाँ सामने है, मेरा प्ले, तो टॉम साहब कहते थे कि हमें और हमारे बड़े भाई को लगता था कि कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये होना चाहिए हम सब एक ही खुदा के बंदर हैं। जो बात बिल्कुल सही है। तो बहरहाल हमारी जो ग्रोथ हुई है वो हुई है गलत उर्दू पढ़ के। एक लफ्ज है बशर्ते के, वो मैं एक जमाने तक बशर्तकिया कहता रहा और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और कुछ लोग, और मुझे क्योंकि ये लफ्ज इसकी फिनिक्स बहुत अच्छी लगती थी तो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मैं उसे जरूरत से ज्यादा बोलता भी था। अब कुछ लोग कुछ नहीं कहते थे, खामोश हो जाते थे कि क्या इस अच्छे खासे लफ्ज, जैसे रोजगार हैं, जैसे रोजगार, उसे उनकी भी समझ नहीं आता होगा क्या बोला। और मैं कहता था कि भाई अगर बशर तकिया ये हो जाए तो। सही भाई। बाद में एक साहब ने कान में बताया कि भाई वो बशर्ते के है, तो वो मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार मैं इसको क्यों इतना गलत पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से मेरे लिए एक बार वो रोजगार की डेफिनेशन दोबारा बता लीजिए क्या है? नहीं, वो तो बहुत भाई वो हम लोग बहुत बार बार कहते हैं रोजगार रोजगार, तुझसे भी दिल फरेब हैं हम रोजगार के। और वो क्या गो में रहा रही ने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। तो एक जगह मैंने पढ़ा, मेरे ख्याल से बीए फर्स्ट ईयर में था, कि फला साहब नाबग़े रोजगार हैं। नाबग़े रोजगार, तो मुझे लगा रोजगार की तलाश हो गई इनको। अच्छा, वो शक्ल सूरत से भी मुझे ऐसे ही लगते थे कि रोजगार की तलाश में। हाँ हाँ, अलीगढ़ में थे। और वो प्रोफेसर उमर साहब बड़े मशहूर प्रोफेसर थे, लेकिन वो प्लास्टिक का जूता पहनते थे और बड़ी अजीबो गरीब पैंट पहनते थे। मुझे लगा, और लोग कहते थे नाबग़े रोजगार है, तो मुझे लगता था भाई इतने बूढ़े हो गए इनको रोजगार की तलाश। तो मेरे एक टीचर ने बताया मियाँ रोजगार का मतलब होता है जमाना, नाबग़े रोजगार का मतलब हुआ जमाने का एक बहुत अहम आदमी। हाँ, तो वो गम रोजगार, और फिर हमें समझ में अच्छा वो जमाने का गम है, ये रोजगार का गम नहीं है। और मेरे साथ एक वाकई बात, फिर एक खराब आदत मुझे ये लग गई कि बहुत कम पढ़ के बहुत ज्यादा बोलना। वैसे जो अभी भी हो रहा है। तो हमारे प्रोफेसर एस.एच. बिलग्रामी, खुदा उन्हें गरीब रहमत करे, उन्होंने मेरा सारा कस पल निकाल दिया। और मैं कभी बैक वक्त गालिब और मार्क्स और हीगल और सब पे बात कर लेते, लोग सोचते थे भाई ये अंग्रेजी अदब का माहिर, ये उर्दू अदब का माहिर। फिर बीच बीच में दिनकर और हरिवंश राय और मैथिली शरण गुप्त और एक मिसरा पढ़ दिया अगर आपने, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, जब लोगों लगता था अरे भाई बैक वक्त 3 जबानों का माहिर है ये आदमी। तो प्रोफेसर एस.एच. बिलग्रामी ने एक दिन मुझे अपने चैम्बर में बुलाया, बोले मियाँ पतंग उड़ती देखी है कभी? मैंने कहा जी सर, उड़ाई भी है। बोले पतंग जब बहुत ऊंची उड़ जाती है तो डोर में झोल पैदा हो जाता है। मैंने कहा जी सर ये बात तो सही है। बोले सईद मियाँ आपके इल्म का भी यही आलम है। और उन्होंने कहा था कि भाई मुझे तुम बहुत गालिब करते हो। गालिब का एक शेर है, मिलना तेरा अगर नहीं आसा तो सहल है, दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। इसका मतलब बता दो। फिर उन्होंने बोला नहीं अभी मत बताओ, एक हफ्ते बाद बता। बहरहाल तब से ये आदत पड़ी कि भाई आप बेहतर ये कि ज़रूरत से ज़्यादा पढ़िए और ज़रूरत से
कम बोली और उसकी वजह से ये सब ख्याल आया कि साहब एक तो उर्दू स्क्रिप्ट से लोग नावाकिफ होते जा रहे हैं, तो क्यों ना उसको स्टेज पे पेश किया जाए कि ज़बान से मोहब्बत बहुत लोग करते हैं और आप उनको वो सहमत ना उठाने दें कि वो पढ़ें। तो मौलाना आज़ाद खासकर मैंने इसी वजह से लिखा था। मुशायरा मरमीन का आपने जो भी जी जी जी, तो उसमें बस ये था कि भाई मौलाना की आप इंडिया मीन्स फ्रीडम पढ़ते थे तो बड़ा अफसोस होता था, उसमें कहीं अदब का लिटरेचर का कोई दखल नहीं। मौलाना की गुबार खातिर आप पढ़ते हैं तो उसमें सियासत का दखल नहीं। तो मुझे लगा एक ड्रामा ऐसा, अच्छा अब वो मौलाना में जो अदब था उसने उनकी सियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया और उनकी जो सियासत थी उसने उनके अदब को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो मैंने कहा भाई दोनों का ब्लेंड, जो मौलाना कभी नहीं चाहते थे, वो बड़ा मशहूर जुमला है कि वो जब मैं कुछ लिखता हूँ तो एहतियात की छलनी में अच्छी तरीके से छान लेता हूँ कि उसमें सियासत का कोई हिस्सा जो है ना। तो मैंने कहा भाई ये ब्लेंड बहुत ज़रूरी है दूसरों को बताने के लिए कि ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड अ ग्रेट ऑफ कोर्स पॉलिटिकल फिगर। तो इस तरीके से मौलाना आज़ाद हुआ और दीगर प्लेस हुए। अब मेरा एक जवाब देता जा रहा है। जी 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 जरूर जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बातें याद दिलाई। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू किताबों से शुरू हुई थी और किताबों पे मरकूज रहना चाहिए। तो आपकी बातें सुनते हुए और ख़ासतौर से आपकी नस्म सुनते हुए कि इन्हीं ने वतन की मोहब्बत पे ध्यान दिया और बाकी जो मोहब्बतें हैं उनको अलग कर दिया। तो एक मैंने नस्म पढ़ी थी एक ज़माने में और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता था, तो जाहिर सी बात है नस्में जो है उनकी इजाज़त नहीं थी, आप साइंस पढ़िए, ये सब क्या है। तो पढ़ी और समझ में भी आ गई, मतलब आमतौर से जो हायर लिटरेचर होता है समझ में नहीं आता है। और उसके बाद इतनी समझ में आ गई, मैंने 2-3 बार पढ़ा तो उसके बाद मुझे लगा मुझे याद हो गई है। तो उस नस्म का उन्वान है दो इश्क। दो इश्क, हर इंसान अपनी जिंदगी में दो इश्क करता है। एक तो अपनी वतन से मोहब्बत करता है, सबसे पहले वतन से मोहब्बत करता है, उसके बाद वो किसी और से मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत बढ़ जाती है। आमतौर से लोग कहते थे कि नहीं इश्क एक बार होता है, लेकिन इस नस्म का मर्म ये है, यानी कि इसका वो है मीनिंग ये है कि हर इंसान 2 बार मोहब्बत करता है। तो नस्म कुछ इस तरह से है, ताज़ा है अभी याद में, ताज़ा है अभी याद में ऐ साक़िए गुलफ़ाम, वो अक्से रुख़ यार से बहके हुए अय्याम, वो फूल सी खिलती हुई दीदार की साथ, वो दिल सधकता हुआ उम्मीद का हंगामा। वाह, उम्मीद के लो जागा गमे दिल का नसीबा, लो शौक की तरसी हुई शब हो गई आखिर, लो डूब गए दर्द के बेख्वाब सितारे, अब चमकेगा हसरत भरी आंखों का मुक़द्दर। इस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, इस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, इस राह पे बिखरेगी शफ़क़ तेरी क़बा की, इस दर से बहेगा तेरी रफ्तार का सीमा, इस राह पे बिखरेगी शफ़क़ तेरी क़बा की। ये वतन से मोहब्बत, आज़ादी आएगी इस अंदाज से आएगी। और फिर देखे हैं वो हिज्र के तपते हुए दिन रात। अब यहाँ पे जो हिज्र है, जो बिरहा है, ये महबूब का नहीं है, ये आज़ादी के इंतजार का है। ध्यान देने की बात है। क्या था वो लाइन, क्या थी अभी आखिरी वाली लाइन? अब हिज्र, हाँ, ताज़ा है अभी याद में है साक़िए गुलफ़ाम, वो अक्से रुख़ यार से लहके हुए अय्याम, वो फूल सी खिलती हुई दीदार की साथ, वो दिल सधकता हुआ उम्मीद का हंगाम, उम्मीद के लो जागा गमे दिल का नसीबा, लो शौक की तरसी हुई शब हो गई आखिर, लो डूब गए दर्द के बेख्वाब सितारे, अब चमकेगा हसरत भरी आंखों का मुक़द्दर। इस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, इस राह पे बिखरेगी शफ़क़ तेरी क़बा की, इस दर से बहेगा तेरी रफ्तार का सीमा। और फिर देखे हैं वो हिज्र के तपते हुए दिन रात, जब फिक्र दिलो जा में फुगा भूल गई है, हर शब वो स्याह बोझ के दिल बैठ गया है, हर सुबह की नौ तीर सी सीने में लगी है। वाह,
उसके बाद एक लंबा सिलसिला है कि वतन की मोहब्बत में हमने क्या क्या किया, तेरी मोहब्बत में क्या क्या किया। चाहा है इसी तौर से लहलाए वतन, तड़पा है इसी तौर से दिल, उसकी लगन में ढूंढी है यूं ही शौक ने आसाइश मंजिल, रुखसार के खम में कभी काबुल की शिकन में। इस जाने जहां को भी यूं ही कल्बो नजर ने हंस हंस के सदा दी, कभी रो रो के पुकारा, पूरे किए सब हर्फ तमन्ना के तकाजे, हर दर्द को उजियारा, हरे गम को सवारा, वापस नहीं फेरा कोई फरमान जुनून का, तन्हा नहीं लौटी कभी आवाज जरस की, खैरियत दिल राहत जान सेहत दामा, सब भूल गई मसलहतें अहले हवस की। इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी। ऐसा कुछ नहीं कि हमारी मोहब्बत ऐसी थी कि जो बड़ी स्पेशल है, हर आदमी यही समझता है। इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पस जिंदा कभी रुसवा सरे बाजार, गरजे हैं बहुत शेख सरे गोशे मिंबर, करके हैं बहुत अहले हकम बर सरे दरबार। छेड़ा छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नाविके दुश्नाम, तन छोड़ा नहीं गैरों ने कभी कोई नाविके दुश्नाम, खैरियत दिल राहत जान सेहत दामा, सब भूल गई मसलहतें अहले हवस की। इस इश्क न उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज दाग है। तो देखिए ये हमारे लिटरेचर में ये रिफ्लेक्शन अक्सर मिलता है कि हम वतन से मोहब्बत करते हैं, किसी और से मोहब्बत करते हैं, और इसमें क्या कोई कंट्रडिक्शन है? इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं। तो मैं फिर से एक बार वापस अभिनव चतुर्वेदी साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो अपनी यादों में हमें शामिल करें, और ख़ासतौर से उन यादों में जो लिटरेचर से मुताल्लिक़ हों, जो न शायरी से मुताल्लिक़ हों, और जो आपकी पसंदीदा नज़में हों उस दौर की, अगर उनमें से कुछ आपको याद आती हो तो। कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ चीज़ें पॉलिटिक जितना हो के साहित्यिक परिवार में जन्म लेने का शुभ अवसर मिला। मेरे बड़े नाना विश्वमित्र अखबार के 1910 में संपादक थे करते थे, वो बड़े हास्य रसादार पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी। मेरे फूफा जी आदरणीय स्वर्गीय राजकुमार चतुर्वेदी जमशेद जी अपने की क्लासमेट थे। आज उनकी किताब उनका संकलन मेरे पास है। इस छोटी सी कहानी है इसके पीछे। इसकी पांडुलिपि जो थी वो 4 बार प्रकाशन में वापस कर दी थी, अलग अलग मुख्तलिफ जगहों से। किताब आजकल कविता को पढ़ना नहीं चाहता, तो गरम खून था तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसका जिम्मा लेता हूँ कि ये किताब को मैं छपवाऊंगा। तो बोले कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तय है उन्होंने इस बात को, मैंने उनको बात पहुँचाई। इसकी कहानी 5 बार ये किताब लौट कर आई, अलग अलग मुख्तलिफ पब्लिशर्स के साथ। हिंदी कविता को पढ़ना। इस कविता का शीर्षक है युद्ध और हम। युद्ध और युद्ध। हरे खेतों मधुर छायादार राहों, रस झलकते गुनगुनाते पनघटों का, मेघ जो बारूद वाला छा गया है, युद्ध को हमने बुलाया नहीं, वो हम तक स्वयं ही आ गया है। कौन चाहेगा कि सपनीले नयन अंगार बने, कौन चाहेगा कि वीणा वज्र की तासीर ले ले, कौन चाहेगा कि केसर की सुनहरी क्यारियों में धुआं काले चरण रखता हुआ घूमे। आज के संदर्भ में वाह 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 जी। कौन चाहेगा सघन आलिंगनों के पाश टूटे, क्या कहने, बेड़ियां बिखरे, लटे पुकार भरती नागिनों सी फैल जाए, टूट जाए रेशमी आवाज मुग्धा चूड़ियों की। ये हमारे शहीदों पर। टूट जाए रेशमी आवाज मुग्धा चूड़ियों की, स्वर्ण कमलों के नयन काजल बहाए, चांदनी से पांव नूपुर से रहित हो। भाल के सुंदर रवि को ग्रहण लग जाए,
चाहें किंतु ये सब हो रहा है। वाह ये तब लिखी प्रकाशित कविता है, आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। जी कितनी प्रासंगिक कविता है आज के संदर्भ में। हम न चाहें किंतु ये सब हो रहा है, ध्वंस विष के बीच जीवन के पथों पर हो रहा है। तरुण और किशोर हाथों से अचानक पुस्तकें सब गिर गई। क्या कहने, वाह। तरुण और किशोर हाथों से अचानक पुस्तकें सब गिर गई हैं। स्वप्नदर्शी दृष्टियां शोले उगलने लगी। सब तरह की नागरिक पोशाक वर्दी हो गई है। उंगलियां बंदूक के खूनी ट्रिगर पर कस गई हैं। हम भले चाहें न चाहें हम सभी मैदान में, हम भले चाहें न चाहें हम सभी मैदान में हैं, जंग के मैदान में हैं। इस सच्चाई को भुला देना कठिन है। हम सहज मानव किसी विद्वेष के बादल नहीं। क्या होश में है, बहुत ज्यादा होश में है, क्रोध से पागल नहीं है। सोच कर ही हाथ में बंदूक ली। आज एक नया भारत होश में है, बहुत ज्यादा होश में है, क्रोध से पागल नहीं है। सोच कर ही आज तो ललकार दी है। सोच कर ही हाथ में बंदूक ली है। आज केवल प्रश्न कुछ एकड़ धरती का नहीं है। आज केवल प्रश्न कुछ एकड़ धरती का नहीं है, प्रश्न अपनी सभ्यता की लाज का है। प्रश्न ये पंजाब या कश्मीर का हरगिज नहीं है। प्रश्न ये कोणार्क, खजुराहो, अजंता, ताज का है। वाह वाह वाह। प्रश्न है गणतंत्र की लहरें उठाएं क्यों न गंगा। क्या कहने, प्रश्न है गणतंत्र की लहरें उठाएं क्यों न गंगा। किस लिए माथा झुकाए प्यार से प्यारा तिरंगा। वाह वाह। जाए सी तुलसी की फूले सूर्य या रसखान को। वाह वाह। पंक्तियां सुनिए, निवेदन कवि का सुनिए। जाए सी तुलसी की फूले सूर्य या रसखान को, हम भूल बैठेंगे कला के देश हिंदुस्तान को। सत्य को क्यों हम भुलाते, क्यों अहिंसा को सुलाते, क्यों जला दे शांति को हम, प्यार को क्यों हम भुला दे। गोलियां ही गोलियां हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं। क्या कहने, सोचो। गोलियां तो गोलियां, गोलियां ही गोलियां हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो समझ ले विश्व हिंदुस्तान भी पत्थर नहीं है। क्या, वाह वाह। स्वाभिमानी आग है जो देश भर में छा गई है। हाथ में बंदूक अपने आप ही तो आ गई है। क्या कहने, देश की रक्षा अगर अपराध है तो कर रहे हैं। क्या कहने, आपने बात कही थी, देश की रक्षा अगर अपराध है तो कर रहे हैं। धन्य है जो जी रहे हैं, धन्य है जो मर रहे हैं। क्या कहने, किंतु ऐसे लोग भी हैं जो कि भौहें तानते हैं, क्योंकि हम उनकी नजर में युद्धवादी हो गए। वे हमें पहचानते हैं पर वो हमें समझे नहीं। ये उनकी परेशानी। जी देश के अंदर किस तरह से आज भी प्रासंगिक रूप में क्या क्या हो रहा है वो सब देख रहे हैं। क्योंकि हम उनकी नजर में युद्धवादी हो गए, वो हमें पहचानते हैं पर समझते नहीं। शांतिवादी हम नपुंसक देश में जन्मे नहीं। रोज देखिए कविता, लड़ रहे हैं हम लड़ेंगे, मौत का माथा कुचलकर मंजिलों तक हम बढ़ेंगे। नया भारत जागता है, सरहदों के पार सदियों का अंधेरा भागता है। आज दीवानी जवानी सचमुच बन गई भवानी। पांव अपने पड़ रहे हैं, हाथ अपने लड़ रहे हैं। ये घड़ी विश्वास की है, ये घड़ी इतिहास की है। जाति बड़ अनेक हैं हम, आज लेकिन एक हैं। आग वाले गीत हों कन्याकुमारी के अधर, आग वाले गीत हों कन्याकुमारी के अधर पर। खून में संगीन को फिर डुबोकर, खून में संगीन को फिर डुबाकर लिखो
नशा सारे वतन पर छा गया है। क्या बात, क्या क्या बात। क्या फिर शहादत का नशा सारे वतन पर छा गया है। युद्ध को हमने बुलाया नहीं, युद्ध उस हम वक्त आ गया। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमारे फूफा जी के बारे में लाल किले के कवि सम्मेलन में कहा था कि मेरी मशाल में आपको वहाँ लेके जाएगा। आप शिव मंगल सिंह सुमन जी के स्टूडेंट थे और निराला जी, बच्चन जी, नीरज जी सबके साथ एक मन से करता था। हमें बहुत खुशी है कि उस मशाल की रोशनी मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष का था, तो फूफा जी छोटी उंगली से मुझे लाल किले ले जी आए। तो देखिए मुझे सुनने का बहुत अच्छा अवसर मिला, उनके सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके साथ बैठ कर कभी उनसे बात करने का। शंकर शाह मुशायरा मॉडर्न स्कूल में होता था, तो इन कानों ने बहुत कुछ सुना है। जी तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि पब्लिशर ने इसको वापस किया। तो फिर मैंने अशोक महेश्वर जी से निवेदन किया, राजभवन प्रकाशन से, कि आप इसको काव्य संग्रह को छापिए और अब हम एक सेलेक्टेड वर्क्स जी। लिखेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक बात जी 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 हम लोग सीरियल बना रहे थे सईद भाई के साथ, गजल उसमें छिड़ी, तो जहाँ मेले में फ्लैग लगाया सिटी में राजीव चौक पर, तो हम लोग उसका बिगिनिंग वहाँ से करें। और आप देख रहे हैं भारत का झंडा भी मेरे जैकेट पर हमेशा रहता है, मेरे हर कमरे में भारत का झंडा है, हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। तो सईद भाई ने कहा कि शुरुआत करते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी कुछ बरसों बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे दौरे ज़माना हमारा सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान। जी। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि रामधारी सिंह दिनकर ने जो मशाल इनके फूफा जी के हवाले की और आज इनके प्रेजेंटेशन के जरिए उस मशाल की रोशनी हमारे तमाम देखने वाले और सुनने वालों तक पहुंच गई। ये बहुत बड़ी सआदत है और बहुत खुशी की बात है। हम लोग बात कर रहे थे उन किताबों की जो आज़ादी से पहले नहीं छप पाई, आज़ादी के बाद उनको जो है इशाअत नसीब हुई, वो मंजर आम पर आई और बहुत सी जगहों से छापी गई और ख़ासतौर से नेशनल बुक ट्रस्ट की मदद से बहुत सारी किताबें जो हमारे मुल्क के अकाबरीन हैं उनकी ज़िंदगी और उनकी बायोग्राफीज़ और उनकी शायरी और उनका फ़लसफ़ा उससे मुताल्लिक़ वो बहुत सारी किताबें आई। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 400-500 ऐसी किताबें हैं जो इसी फ़लसफ़े को लेके लिखी गई और पेश की गई। जी, तो उसमें एक जो कदर मुश्तरक है वो ये है कि उन किताबों में, उन ज़िंदगियों में एक ख्वाब मिलता है और वो ख्वाब हिंदुस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाने का, बेहतर मुल्क बनाने का, एक अच्छा समाज बनाने का। तो जैसे कि वो नज़्म है कि आओ कि कोई ख्वाब बोले कल के वास्ते, वरना ये रात ताज के संगीन दौर की डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल ताउम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब हो सके। गो हमसे भागती रही ये तेज गाम उम्र, ख्वाबों के आसरे पे कटी है तमाम उम्र, जुल्फों के ख्वाब, होठों के ख्वाब और बदन के ख्वाब, मेरा जफन के ख्वाब, कमाले सुखन के ख्वाब, ये ख्वाब ही तो अपनी जवानी के पास थे, ये ख्वाब ही तो अपने अमल की असास थे, ये ख्वाब मिट गए हैं तो अब तंग है यार, जैसे कि दस्ते तहे संग है यार। तो मैं चाहूँगा कौसर इस्माइल साहिबा से मैं कहूँगा कि ऐसा कोई ख्वाब आपको शायरी की किताबों में, अदब की किताबों में नज़र आता है, मिलता है, जो हमसे पहले के लोगों ने देखा और जो आपको इंस्पायर करता हो, जिसे आप यहाँ पेश करना चाहें। जी जी, तो ये मैंने उसी सिलसिले में जो वो ज़ब्तशुदा नज़में थी जी उन्हीं को पढ़ते हुए एक ये सागर निज़ामी साहब की वाह जी, बहुत प्यारी बहुत अच्छे शायर थे, बहुत बहुत प्यारे आपके अंदर वो जज्बा भरने वाली, जैसे आपने अभी जी। सुनाई वैसे मिलेगी आपको। जी ये जब तिलाई रंग
सिक्कों को नचाया जाएगा जब मेरी गैरत को दौलत से लड़ाया जाएगा, जब रगे अफलास को मेरी दबाया जाएगा। ऐ वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा और अपने पाँव से अंबार जर ठुकराऊंगा। जब मुझे पेड़ों से उरियां करके बांधा जाएगा, गर्म आहन से मेरे होठों को दागा जाएगा, जब दहकती आग पर मुझको लिटाया जाएगा। ऐ वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, तेरे नगमे गाऊंगा और आग पर सो जाऊंगा। ऐ वतन जब तुझ पे दुश्मन गोलियां बरसाएंगे, सुर्ख बादल जब फिजाओं पे तेरी छा जाएंगे, जब समुंदर आग के बुर्जों से टक्कर खाएंगे, ऐ वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, तेग की झंकार बन के मिसले तूफान आऊंगा। हुक्म आखिर कत्ल गह में जब सुनाया जाएगा, जब मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा, जब यकायक तख्ते खूनी हटाया जाएगा, ऐ वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा। अहद करता हूँ कि मैं तुझ पर फिदा हो जाऊंगा। ऐ वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, तुझ पर फिदा हो जाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। जी सईद आलम साहब, मुझको याद आता है कि आपके बहुत से ऐसे ड्रामे हैं जिसमें हमने गांधी जी को, मौलाना आज़ाद को, मिर्ज़ा गालिब को, आज़ादी से पहले के दौर के लोगों को और जो आज़ादी के बाद तक जो हमारा काफिला है, कारवां है, उसको लेके आए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके काम को देखा है, आपके ड्रामों को देखा है, लेकिन इस वक्त यूट्यूब के ज़रिए बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो हिंदुस्तान के दूर दराज के शहरों में, छोटे गाँव में, इलाकों में होंगे, जो आपका काम देखने से महरूम है। तो मैं चाहूँगा कि आप उन तक अगर आपसे ये दरख्वास्त की जाए कि अपने किसी एक ड्रामे का एक बेहतरीन नमूना, एक बेहतरीन अदाकार हमारे साथ मौजूद हैं, एक बेहतरीन हिदायतकार हमारे साथ मौजूद हैं, इन दोनों की मदद से अगर कोई यहाँ पे झलक, एक नमूना, कोई सीन पैदा किया जा सके तो ये हमारी सार्थक होगी। मजरूर, अगर हम माइक इस्तेमाल न करें तो क्या आवाज़ कैमरे में पहुँचेगी? आएगी आएगी, मैं ये माइक यहाँ से दे दूँगा। अच्छा, माइक यूज़ करें। चलिए, वो ज़माना वो था जब माइक, वो मजरूर हक वाला सीन करिए, माइक ले लीजिए, वो शायद फीडिंग की प्रॉब्लम है। चलिए थोड़ा दूर रखेंगे माइक। माइक नहीं, बैठ के ही करते हैं, वरना फिर वो या प्रॉब्लम हो जाएगा। खड़े हो सकते हैं क्या? अब थोड़ी सी एक्टिंग कर सकते हैं। मूवमेंट चाहिए आपको? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस काफ़ी है इतना। ठीक। ये गांधी जी में इसका थोड़ा बैकग्राउंड है आपको, ये मोहन टू महात्मा। बैकग्राउंड ये कि हम दोनों, जो हमें करना है, हम दोनों बिल्कुल बनाएंगे। गांधी जी पहुंचते हैं पटना, मजरूर हक उनके दोस्त हैं, लंदन में उन्होंने एक साथ बैरिस्ट्री की और गांधी जी जब पहुंचे तो ट्रेन में एक औखा था, तो उसमें टाइम था, तो वो आके रुकते हैं, मजरूर साहब से मिलते हैं।
चंपारण बुला रहा है। चंपारण की खुशकिस्मती करिए। और मजहरुल्लाह साहब, अब ये पाइप त्याग दीजिए। ये पाइप लंदन की सर्दियों में ही भला लगता था। ठीक उस तरह जैसे आपने हिंदुस्तान की गर्मी में अपना सूट त्याग दिया। और यदि हो सके तो अच्छे मुसलमानों की तरह दाढ़ी रख लीजिए। मैंने वो बम्बई वाले मिस्टर जिना से भी ये अनुरोध किया है। पता नहीं वो मेरी बात मानेंगे कि नहीं। नहीं मानेंगे मोहन, नहीं मानेंगे। हाँ, बहुत हठी है, ऊपर से गुजराती भी। चल जी बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश जी। जब हम उस दौर की नज़में देखते हैं, ख़ास तौर से उर्दू अदब देखते हैं, जिसका ज़्यादा मुझे शौक़ है और मैं देखता रहता हूँ, मुताला करता रहता हूँ, तो एक नहीं दो नहीं, मुझे लगता है कि कम से कम 3 या 4 हज़ार ऐसी नज़में हैं जो हमको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। और उन नज़मों में ऐसा लगता है कि बस आज़ादी आने वाली है, बस चंद दिन रह गए हैं, बस एक आहट सी हमको महसूस होती है। इसमें एक नज़्म मुझे याद आती है जिसमें फैज़ अहमद फैज़, एलिस से शादी नहीं हुई थी उस वक्त तक उनकी, और एक ख्याली महबूबा से अपनी कहते हैं कि चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़, चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़। अब देखिए, ये वो मोमेंट है कि 1941, 1942, ये वो सारे लोग हैं जिनसे वादा किया गया था कि अगर आप वर्ल्ड वॉर में अगर आप फौजी बन के नौकरी करके हमारा साथ देंगे तो हम आपके मुल्क को आज़ाद कर देंगे। तो हमारे बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, लेकिन जब हिटलर का सामना करने की नौबत आई, जब जापान का मुकाबला करने की ज़रूरत पेश आई, तो वक्ती तौर पे वो फिर फ़ौज में शामिल हो गए। फैज़ अहमद फैज़ भी इसी तरह के इंसान थे जो पहले उनके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, उसके बाद बाकायदा कैप्टन हो गए, और जो उनका पब्लिकेशन डिवीज़न था फ़ौज का, जो पब्लिसिटी विंग थी, उसमें काम करने लगे। अब उसके बाद के दौर की ये नज़्म है कि चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़, जुल्म की छाँव में दम लेने को मजबूर हैं हम, और कुछ देर सितम सहले तड़प ले रो लें, अपने अजदाद की मीरास से माजूर हैं हम। जिस्म पर कैद है, जज्बात पे ज़ंजीरें हैं, फिक्र महबूस से गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैगाम लगे जाते हैं। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक ज़रा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़। ये एक नहायत ही खूबसूरत नज़्म है और मेरी पसंदीदा है, अभिनव की पसंदीदा है, सईद आलम भी पसंद करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने एक सीरियल में इसे पढ़ा है, इस नज़्म को। जी 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 और मुझे इत्तेफाक हुआ उससे मिलने का। जी जी जी। फैज़ साहब से बहुत ही खूबसूरत नज़्म है ये, और ये 2 बार मूवीज़ में इस्तेमाल हो चुकी है। और मतलब इतनी पुरानी फैज़ साहब की लिखी हुई नज़्म आज भी अगर आज की मूवीज़ में इस्तेमाल हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि वो कितनी ग्रेट लेवल की पोइट्री थी, कि जो तब भी उतनी ही खूबसूरत लगती थी और आज भी हर तरह से लोग उसको किसी ना किसी फॉर्म में गा के या अपने आर्ट्स में इनकलकेट करके कोशिश करते हैं कि हम मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरती है इन चीज़ों में और इतनी रेलेवेंट होती है वो आज तक भी। हम लोग यही कोशिश भी करते हैं अपनी जो हम बज़्म करते हैं उसमें रीडिंग की, क्योंकि ये बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का है, हम लोग बुक ट्रस्ट की
बुक्स और मैगजीन्स बच्चों की पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं। तो हमारा एक जो हमारी नशस्त दिल्ली जो बज़्म है, हम उसमें कोशिश यही करते हैं कि हम कोई भी मुशायरे जैसी चीज़ नहीं करते। लोगों को एक टॉपिक देते हैं, एक शायर देते हैं या एक थीम देते हैं, आप उस पर पढ़ के आएंगे और उसमें से फिर चूज़ करेंगे और फिर वो पढ़ते हैं हम लोग। तो उस बहाने हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, इसीलिए ये सब हमें मालूम चल पाया। वरना जैसा हमारा बैकग्राउंड आजकल होता है, मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, मुझे उर्दू सिर्फ घर में लिखनी पढ़नी सिखाई गई, तो लेकिन ये इतनी प्यारी ज़बान, इतनी खूबसूरत ज़बान कि उससे आप दूर रह नहीं सकते अगर एक बार आपने सुनना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। उसी बहाने हम लोग पढ़ते हैं। और मैंने ये सुनी गज़ल पे बहुत ही प्यारी लगी, मैं आपके लिए सुना देती हूँ। ये थोड़ी अब्रिज्ड सी है, उसमें पूरी नहीं है जी थोड़ी सी जितनी भी है। जी चंद रोज़ और मेरी जान, फ़क़त चंद ही रोज़, ज़ुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। एक ज़रा और सितम सहे, तड़प ले रो ले, वाह वाह अपने अजदाद की मीरास है, मज़ूर है हम। चंद रोज़ और मेरी जान, फ़क़त चंद ही रोज़, जिस्म पर कैद है, जज्बात पे ज़ंजीरें हैं, फ़िक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं। ज़िंदगी क्या किसी मुफ़लिस की क़बा है, जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लग जाते हैं। चंद रोज़ और मेरी जान, फ़क़त चंद ही रोज़, ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी दो रोज़ा जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार। चंद रोज़ और मेरी जान, फ़क़त चंद ही रोज़, चंद रोज़ और मेरी जान, फ़क़त चंद ही रोज़। वाह 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 जी वाह खूब जी वाह 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 जी वाह खूब जी। अभिनव जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो एक निजी आपकी जर्नी रही है कि आपने खेलों से शुरुआत की, उसके साथ लिटरेचर, पोएट्री, थिएटर, टेलीविज़न, सरस्वती जी की वेरी स्पेशल कृपा और अपार कृपा, और उसके साथ साथ उन्हीं ने कहा जब ये बम्बई गए कि भाई आपको सीखना है जावेद अख्तर साहब, तो जावेद अख्तर साहब के एक बहुत ही करीबी शायर हैं जो हम सबके पसंदीदा शायर हैं, यानी कि मजाज के मामू, उनके मामू, और उनका कलाम भी आपकी नज़र से गुजरा। यूँ देखा जाए तो आपके ख़ानदानी ताल्लुकात बहुत से दूसरे अहम शायरों के साथ रहे, लेकिन ये जो एक रब्त आपका हुआ जावेद अख्तर साहब और उनके वसीले से मजाज साहब, और मजाज साहब ने आज़ादी से पहले इनकलाब की बेहतरीन शायरी की। इनकलाब को इतना रोमांटिक बना दिया, जैसे मतलब लोग इश्क करना रोमांटिक समझते हैं, स्टाइल पैदा करना रोमांटिक समझते हैं, तो उस ज़माने में इनकलाब बड़ी रोमांटिक चीज़ थी। मुझे याद है कि कम से कम 150-200 ऐसी नज़में मिलती हैं जिनका टाइटल इनकलाब है। कोई ऐसा शायर नहीं है जिसने इनकलाब पे राइट फ्रॉम हसरत मोहानी, अहमद फतूनवी और फैज़ अहमद फैज़ और साहिर और बलूच सुल्तानपुरी और मजाज, तो अगर आपसे कहा जाए कि मजाज की
उर्दू फिदा है हम पे, हम हैं फिदा। फिदाए उर्दू। जी उर्दू फिदा है हम पे, हम हैं फिदाए उर्दू, और देना कफन से पहले मुझको रुदाए उर्दू। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत से ये भी कहते हैं हमें खुदा है उर्दू। उनकी तो नहीं मानता, लेकिन उसमें से जी महाराज साहब को मैंने पढ़ा भी है। जी जी। वो एक आध ऐसे शहरों के नाम आ गए थे, उस दिन में आ गया हमें खुदा है उर्दू। एक शेर इस पे ऐसे पहला अच्छा, जी। जो शख्स यहाँ इससे पहले तख्ते नशी था, तख्त नशी था, तख्त नशी था, उसको भी खुदा होने का इतना है। विनम्रता के आधार पे मैं कोशिश करता हूँ जी। कि जलाल आतिशो पर को सहाब पैदा कर। वाह। जलाले आतिशे बरको सहाब पैदा कर। अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। वाह 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 वाह। तेरे खिराम में है ज़लज़लों का राज निहा, तेरे खराम में है, तेरे खिराम में है ज़लज़लों का राज निहा, हर एक गाम पर इनकलाब पैदा वाह कर। वाह वाह वाह। वैसे हम ये समझ रहे थे कि आप ये इनकलाब तरन्नुम से पैदा कर देंगे। देखिए तरन्नुम में बाद में पढ़ूंगा, वो उससे मैंने एक बड़ा अच्छा ड्रामा तैयार किया जिसमें उन्होंने खुसरो का रोल किया। अच्छा जी 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 क्योंकि अभी बात इंकलाब की आती जी, है, जरूर। जब उस टॉपिक पे हम जरूर। तैयारी करके आते थे उसकी धुन भी जी। अपने गाने का भी था शौक। जी। क्योंकि इसकी जो इसका जो मिजाज है वो बिल्कुल रिदमिक एनर्जी है इसमें, जोश है। ये भी ओज की एक कलाम है। जी। सदाए तीशे मजदूर है तेरा नगमा, सदाए तीशो मजदूर है तेरा नगमा, तू सबको खिश से जब को रबाब पैदा कर। वाह वाह। तू संगो खिश्त से बहुत लतीफ है दोस्त देव का बोसा, बहुत बहुत लतीफ लतीफ है ए दोस्त देव का बोसा, है। यही है जाने जहां इसमें आप पैदा इसमें आप पैदा कर। जी। तेरे कदम पे नजर आए महफिले अंजुम, तेरे कदम पे नजर आए महफिले अंजुम, वो बागपन वो छूता शबाब, वो बागपन वो छूता शबाब। तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया की, तेरा शबाब अमानत है सारी, तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया की, तू खारज़ार जहां में गुलाब पैदा कर। तू खारज़ार जहां में गुलाब पैदा कर। जलाले आतिशो पर को सबाब पैदा कर। वाह वाह। अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तू खारज़ार जहां में गुलाब पैदा कर, बहे ज़मीं पे जो मेरा लहू तो हम मत कर। जी। बहे ज़मीं पे जो मेरा लहू तो हम मत कर, इसी ज़मीं से महकते हुए गुलाब, इसी जमीन से महकते हुए गुलाब पैदा कर। वाह वाह वाह। तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर। ये इतनी मुझे अभी याद है। जी जी। माजूद चाहता हूँ। नहीं मेहरबानी मेहरबानी नवाज़िश। सईद आलम साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी जो हाल में कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ, तो बाकी जगह तो लॉकडाउन हो गया, लेकिन सईद आलम साहब के वहाँ जो है वो लॉकडाउन जो है उसे लॉक का उल्टा क्या होता है, ओपन अनलॉकडाउन हो गया। और इन्हीं ने इसका फ़ायदा उठाया और इस दौर में जो लॉकडाउन का दौर था तो दरवाज़ा बंद करके और किताबों की अलमारी खोली और किताबों में गुम हो गए और एक ऐसा ड्रामा लिखा जिसमें किताबें ही किताबें। यानी हम देखिए शायरों को कैसे जानते हैं, जो बड़े बड़े कवि अब तक हुए हैं कैसे जानते हैं, उनका कलाम लेते हैं, उनका कलेक्शन लेते हैं और उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। तो इनको ये ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हर दौर के शायर को एक साथ बुलाया जाए। आप सोचिए कि यहाँ पे अभिनव चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं, इन्हीं ने कहा कि ये जो है अमीर खुसरो का रोल करेंगे। अमीर खुसरो के वक्त के 1250 के बाद। अच्छा, और उसके बाद जो है वली
वली दखनी वली आ गए, कुतुब शाह, वली कुतुब शाह हो गया, वली दखनी, यानी फिर वली दखनी, 1500 और 1600 के बीच में, उसके बाद वली दखनी, उसके बाद मीर, उसके बाद गालिब और उसके बाद परवीन शाकिर तक, यानी कि 1970 और फैज़ अहमद फैज़ तो उससे पहले। ये मैं समझता हूँ कि हम आज किताबों की बातें कर रहे हैं, ये किताबों का मेला है और ये किताबों की अंजुमन है जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं, तो इस ड्रामे में किताबें ही किताबें हैं। हर दौर की किताब एक कैरेक्टर के ज़रिए जो है सामने आती है। तो यहाँ पे देखिए कि उस ड्रामे के हिदायतकार मौजूद हैं, उस ड्रामे के अदाकार भी मौजूद हैं, तो क्यों ना फिर उसका वो वाला हिस्सा, खासतौर से अमीर खुसरो वाला, उसकी एक झलक, उसके बारे में आप कुछ बताएं कि वो कैसे आपने सोचा और कैसे किन्हीं ने किया। ये तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि उसको अभिनव साहब करेंगे, क्योंकि आप गाते बहुत अच्छा हैं और अमीर खुसरो साहब का जितना ताल्लुक शेर व शायरी से, उससे मेरे ख्याल से ज़्यादा ताल्लुक जो है वो मौसीकी से था और ख़ासकर फ़ारसी ज़बान से भी था। और हमने ये कोशिश की कि ये मुशायरा फ़ारसी में शुरू हो, बल्कि लफ्ज़ मुशायरा खुसरो के ज़माने में राइज नहीं था। खुसरो इसमें पूछते हैं कि भाई ये मुशायरा क्या होता है, मुशायरे का मानी तो हुआ शायरात का साथ, ये क्या यहाँ तो शायरी शायर बैठे हुए, एक बेचारी शायरा वो भी बड़ी कम उम्र में आ गई, परवीन शाकिर। ये वाकई उस प्ले का डायलॉग है और इसमें हमें बड़ा मजा आया कि कुछ ऐसे जुमले हमें लिखने थे इसमें जो किताबों में नहीं है। जी, जैसे अब गालिब से मुलाकात कुली कुतुब शाह और वली और खुसरो की तो पहली बार हो रही है, वो गालिब का कलाम भी पहली बार सुन रहे हैं। तो अब इसमें कुली कुतुब शाह ने कहा कि साहब मिर्ज़ा, उर्दू शायरी में तुम्हारा मर्तबा मैं आज तय किए देता हूँ, काश तुम्हारे बुजुर्ग भी तुम जैसा लिख पाते। क्या बात तो कुछ ऐसे जुमले हमें लाने थे। बहुत अच्छा। अब साहब मुलाकात खुसरो और गालिब की हुई और खुसरो ने पूछा आप कौन, और गालिब साहब ने कहा कि भाई जो भी बातें हुई उसमें एक जुमला ये भी कहा कि कहा जाता है कि आपके मज़ार के पायती लगे पेड़ों के कूलर भी कोई खा ले तो वो शायर हो जाता है। तो खुसरो साहब ने पूछा गालिब से, लेकिन आप कौन? तो मीर अनीस साहब कह रहे हैं सबसे ज्यादा कूलर इन्होंने ही खाया। तो और सेंस ऑफ ह्यूमर लाना उसमें, मिजाज पैदा करना। और खुसरो साहब बड़े नाराज हुए जब उनसे कहा गया, खुसरो साहब को कहा गया कि साहब आप उर्दू शायरी के बाबा आदम हैं। और फिर मीर तकी को इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये खुदाए सुभान है। बहुत अच्छा जुमला। तो खुसरो साहब ने कहा भाई ये आप लोग उर्दू शायरी का तो मामला ही अजीब है, आपके यहाँ जो है खुदा नबी के बाद पैदा हुआ। ये बात भी अजीब बात है कि मतलब आपकी जबान में खुदा नबी के बाद आया। क्या बहरहाल आपको क्या उसी कलाम पढ़ना, और हमने उसको वन गो भी किया, हमने उसमें कट्स नहीं किए, हमने उसमें वो आपने किसी को यकीन नहीं आ रहा था। और वो ख़वातीन जो हैं, जो हमारी अम्मा खालाएँ जो हम लोग के ज़माने में जो हैं जब नौजवान हुआ करती थी, तो वो कहते हैं अच्छा उनको इससे मतलब नहीं था कि ये खुसरो या क्या है, भाई अभी भी पेट नहीं निकला इसका। मैंने कहा देखिए साहब ऑडियंस का परसेप्शन क्या होता है और हम क्या सोच के काम करते हैं। और खुसरो का पेट नहीं निकला और अल्लामा इकबाल का पेट जरूरत से ज्यादा निकल गया। तो बहरहाल वो बहुत अच्छा तजुर्बा था, बहुत अच्छा तजुर्बा था, बड़ा मजा आया। और मेरे ख्याल से भाई आप सुनाइए, आपने और इसकी धुन भी अपने दोस्त मतलब खुसरो का जो फारसी
लम्हों के लिए मैं एंकर हो जाऊं इस प्रोग्राम का और आपसे गुजारिश करूं कि भाई एक आध शेर आप। मैं कोशिश करता हूँ। असल में मैंने जो ये रोल दिया दो तरफ पहलू में, खुसरो साहब जो थे, मैं ज़ाती तौर पर हम लोग ज़ियारत करने पहुँच गए निज़ामुद्दीन की। उन्होंने कहा साहब मैंने परमिशन तो लिया है, इतनी बड़ी बात करने जा रहे हैं। तो रात को हम लोग गए दिन ज़ियारत करने के लिए। मेरे साथ होता है कि मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो ज़ारो ख़तार होता हूँ, कुछ पता नहीं क्या होता है। वो 20-25 साल से जा रहा हूँ। तो प्ले शुरू होता है, हमने इसको राग यमन में मंजीत सर है हमारे भारतीय कला के, उनसे मैंने गुजारिश की कि आप इसको कुछ करिए। तो ज़िहाल मिस्कीन मखून तवाफुल, और ब्रजभाषा मेरी दादी अनपढ़ थी, तो उनसे बात करने का कोई तरीका नहीं था बजाय ब्रजभाषा के। तो मेरे लिए वो एक ऑटोबायोग्राफिकल चीज़ हुई, और फारसी मुझे आती नहीं। जब खुसरो कहते हैं कि मुझे फारसी आती, उर्दू का मुझे पता नहीं। चलिए कुछ करना है। जी जी सर। ज़िहाल मिस्कीन मखून तवाफुल, दुराए नैना बनाए बत्तियाँ, शबाने हिजरा, शबाने हिजरा दराज चूम, फरोज़ वस्लत चूम कोसा, सखी पिया को, सखी पिया को, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। ज़िहाल मिस्कीन मखून तवाफुल, दुराए नैना बनाए बत्तियाँ। प्रॉम्प्ट दिए मोहताज। किताब हिजरा नदार मैदान ले काहे लगाए छे। किताब हिजरा नदार में जान, नले काहे नले लगाए। लगाए छतियाँ। वाह वाह वाह। और फिर हमने इसका इसका पूरा मौका पढ़ के फिर खुसरो भूल जाते हैं। बेटे 72 ईयर ओल्ड मैन, और सैयदाब ने कमाल का गिटार दिया उसके अंदर। और 72 साल के एक आदमी का किरदार अदा करना, वो बड़े आदमी। और फिर हमने उसका इख्तिताम पर उठा कर कहते हैं कि सब्र मुशायरा से होना चाहिए। तो फिर मैंने गाया नवी दानम जो मंजिल पूछ सब जाए एंड ये बस उर्दू की जानिब से यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट हुआ। और सही भाई का मैं वाकई तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके, क्योंकि इसमें जो मीर अनीस साहब जो उन्होंने जगह करबला का जो वर्णन किया है, उसको मैं एक्चुअली उनको सुनकर रो रहा था। I could visualize कि वो क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को बांधना कि ऑडियंस उठ ना पाए। और अब हम लोग 13 मार्च को जयपुर में इसको लाइव परफॉर्म करेंगे लाइव। मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि मेरी आदत ख़राब हो गई टेलीविज़न और फिल्म करने के बाद के डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर्स का सहारा मिलता है। थिएटर से मेरा 5 साल से संबंध रहा, लेकिन 16 साल का मशक छूट गया। तो मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक एक्टर को वापस जिंदा किया है। और अभी हम इस शो के बाद रिहर्सल स्पेस में जाएंगे और हम साहिर पर काम कर रहे हैं। प्ले से पहले क्या है नाम साहिर का, और गालिब साहब लालबनी में भी ये 7 मार्च को अभी हम लोग LTG में कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्योंकि साथ साथ रहने, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि हम एक दूसरे से एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं जी फिजिकल स्पेस में भी और इल्म के तौर पर। जी। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, एक दिन एक बड़ा अच्छा
तो जोश साहब से किसी साहब ने बहुत अच्छी उर्दू में बोला कि साहब आपकी रिहाइश का इंतजाम डाक बंगलों में कर दिया गया है। तो जोश साहब ने कहा और खिलाइश और पिलाइश का क्या किया गया? नहीं, बल्कि बल्कि खिलाई से ज्यादा पिलाई से और उनको खिलाइश में ज्यादा दिलचस्पी थी। उनका भाई खिलाइश साहब काटो तो खून नहीं, बल्कि अगर इजाजत हो मूड लाइट उसके पढ़ने का कभी भी बड़ा गलत असर भी होता है। हमारे बचपन में कौमी आवाज में एक हिस्सा आता था बच्चों का गोशा, और मैं बच्चों का गोशा नहीं, मैं बड़ों का गोशा पढ़ता था। उसमें सारे जहां से अच्छा पे किसी साहब की पैरवी आई, पैरडी। हाँ, और हम बहराइच में रहते थे जो तराई का इलाका था और बाढ़ बहुत आती थी। उसमें एक शेर था, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, डूबा हुआ है जिनमें हरदम मकान हमारा। वो मेरे जहन में ऐसा बैठा कि मैं अल्लामा इकबाल ने जो तारिश भाई ने लिखा, वो अल्लामा इकबाल में मैं अल्लामा इकबाल का रोल कर रहा हूँ, और वो प्ले शुरू होता है सारे जहां से अच्छा से, और जैसे ही ये शेर आए, गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियां, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकले डूबा हुआ है जिसमें आखिरकार वो लाइन काटनी पड़ी। वो लाइन मैंने नहीं पढ़ी, बाढ़ की वजह से। बोले वो बचपन में वो इतना ज्यादा पसंद आया, डूबा हुआ है जिसमें, क्योंकि हम बाढ़ बहुत देखते थे। नेल इनटू हेड। तो आज भी अगर मैं वो सारे जहां से अच्छा बाकायदा संजीदगी से पढ़ूं, उस मिसरे पे आके मैं घबरा जाता हूँ। वो वही दिल में आता है, डूबा हुआ है जिसमें हर कॉन्शियस है। देखिए, एक तो तजाद ये भी नज़र आता है कि जब हम किताबों में देखते हैं तो एक अलग तरह की ज़बान होती है, और जब हम आपस में बोलते हैं तो एक अलग तरह की ज़बान होती है। और किताबों की ज़बान को स्टेज तक की ज़बान तक लाना और आवाम तक पहुँचाना, इसमें काफ़ी डाइल्यूशन की भी ज़रूरत है, इंटरप्रिटेशन की भी ज़रूरत है, काफ़ी तब्दीली, एडेप्टेशन। अब जैसे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो लिटरेचर है, जो प्योर लिटरेचर है, और ख़ास तौर से जो हायर फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, मैं एक छोटी सी नज़्म की मिसाल देना चाहूँगा कि दिल के एवा में लिए गुलशुदा शमों की कतार। अब देखिए क्या ब्यूटीफुल इमेज है कि दिल के एवा में लिए गुलशुदा शमों की कतार। अब ये जो इमेज है, अगर हम इसे स्टेज पे पेश करें या फिल्म में पेश करें, दिल के एवा में लिए गुलशुदा शम्मों की कतार, नूर खुशी से सहमे हुए उगताए हुए हुस्न महबूब के सयाद तसव्वुर की तरह अपनी तारीकी को पीछे हुए लिपटाए हुए, गायते सूदो जियां सूरत आगाज माल, वही बेसूद तजस्सुस वही बेकार सवार, मुज़महिल साते इमरोज की बेरंगी से, याद माजी से गमी, दहशत फर्दा से तशना अफकार जो तस्कीन नहीं पाते, सोखता अश्क जो आंखों में नहीं आते हैं, एक करार दर्द के जो गीत में ढलता ही नहीं, दिल की तारीख शिगाफों से निकलता ही नहीं, और एक मौहूम सी कौन सी है बताइए? हाँ, एक मौहूम सी, हाँ, दरमा की तलाश, दस्तो जिंदा की हवस, चाक गरेबा की तलाश। तो देखिए, ये एक चैलेंज है कि जब हम किताबों में देखते हैं, हायर लिटरेचर में देखते हैं, तो एक ज़बान होती है जो कि बहुत इवॉल्व ज़बान होती है, और वो एक्सपर्ट्स के लिए लिखते हैं, वो आम लोगों के लिए नहीं लिखी जाती है। लेकिन जब हम उसका अडेप्टेशन करते हैं, जब हम उसे टेलीविज़न पे लाते हैं या फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, या हम थिएटर की मदद से पहुंचाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आप रोज़ाना करते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा जी, कि सईद भाई के साथ एक बहुत बड़ी बात है कि हमेशा ऑडियंस को सामने रखकर ये बात करते हैं कि ऑडियंस इसको किस तरह, ये पहले इसको जिस तरह से स्पिनर के हाथ से बॉल ले ली जाती है कि स्लाइड कहा जाएगी, कि हर चीज़ ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, और हमें बतलाते हैं कि ऑडियंस क्या सोचेगी, पहले उसको तैयारी करो, कीप दी ऑडियंस
audience in your mind while you are enjoying the rehearsal space. जी ये बहुत बड़ी एक क्वालिटी है. खैर इन सारी बातों के साथ साथ मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोग किताबों के मेले में हैं, हम किताबों की अंजुमन में हैं, हम किताबों के साथ हैं, किताबों की बातें कर रहे हैं. तो सारी बातें इधर उधर की होती रहेंगी, लेकिन वापस हमें किताब तक आना है. तो अब चलिए चलते चलते आखिर में मैं आप सभी से आपकी मौजूदा जो किताब है जो आजकल ज़ेर मुताला है, जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उसके बारे में बताएं एक एक करके. पहले आप किस तरह की आजकल आप किताबें पढ़ रही हैं और क्या रिकमेंड करना चाहेंगी? इस वक्त जो लोग आपको सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? फ़िलहाल मैंने अभी पिछले हफ्ते एक पुरानी अलमारी की सफाई करी. मेरे जो फादर इन लॉ थे वो किताबत करते थे, और हाँ, और वो एक्चुअली किताबत क्या, ही वाज अ डिज़ाइनर एंड वो काम करते थे रशियन एम्बेसी में. जी 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 तो वहाँ वो सोवियत यूनियन करके रिसाला आया करता जी, था. वहाँ मशहूर रिसाला तो था. उसकी वो किताबत किया करते थे. और ये पुराने जो आपके शायर वगैरह हैं उन लोगों की क्योंकि शायरी से उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इलाहाबाद के थे, फिर यहाँ पे वो प्रोग्रेसिव राइटर्स वाली जो एसोसिएशन थी उसके साथ में उनका काफ़ी जी. था. तो उन लोगों की जो मजमूए निकलते थे उनके कवर्स डिज़ाइन करना ये सब, तो वो किताबें मेरे पास एक बहुत पुरानी सी उनकी कवर्ड है, उसमें पड़ी हुई है. वाह. तो वो निकली, उसमें मेरी भी कुछ पसंदीदा चीज़ निकली. जी. और वो क्या थी, मेरी 10th क्लास की एक स्टोरी बुक. अच्छा. जी. तो वो मैंने निकाली, वो शायद मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने उसको संभाल के रखा हुआ था और मुझे पता भी नहीं था कि वो उसमें थी. तो एक तो वो नज़में निकली हैं जो आजकल आप पढ़ रही हैं. जी, जो वो मैं निकाल के पढ़ रही हूँ. और वो स्टोरीज़ मैं पढ़ रही हूँ, बहुत ही प्यारी स्टोरीज़ हैं उसमें. ओ हेनरी की स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरी बहुत प्यारी वो है. पासा. तो ओ वो हेनरी, छोटी सी जी. बुक है, उसमें बल्कि मजाक भी हो रहा था कि ऊपर इतना स्क्रिबल किया हुआ है, गंदा किया हुआ है, अंदर कुछ नहीं है, पढ़ाई नहीं करी उसने. तो जी. फिलहाल यही है. जी जी. और जी. एक लतीफ़ा है और उस पर मैं अमल पैरा भी हुआ. किसी साहब के पास बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी उर्दू की किताबों की. तो पूछा उनसे कि भाई आपने इतना अच्छा कलेक्शन कहाँ से तैयार किया? उनका नहीं, कोई ख़ास दुश्वारी नहीं हुई. मैंने उर्दू के एक प्रोफेसर को बुलाया और उसकी पसंदीदा किताबों की लिस्ट तैयार करवाई और उन किताबों को छोड़ के सारी खरीद ली. तो मेरे दोस्त हैं अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं. तो मैंने उनकी पसंदीदा किताबों की, नापसंदीदा किताबों की लिस्ट तैयार करवाई और वही खरीद ली. तो उनकी वो जो नापसंदीदा किताबें उन्होंने भेजी मुझे 5,000 रुपये लेके, मैं उसको उसमें से किसी किताब को कहीं से भी खोल के 15 मिनट के लिए पढ़ लेता हूँ. और दीवान गालिब मैं रोज पढ़ता हूँ और उनका शेर पढ़ के और उसकी पैरडी करता हूँ. और ये करता हूँ कि बहुत ज़रा सा, जितना मुख्तसर तब्दीली हो सके उतनी मुख्तसर तब्दीली की जाए. तो दीवान गालिब तो बहरहाल मैं रोज़ पढ़ता हूँ और नई नई चीज़ें. इसके अलावा जो किताब जहाँ से कैसी भी बीच से मिल जाए, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मुतवातिर पिछले मेरे ख्याल से 30-35 साल से रोज़ाना तो नहीं कहूँगा, हफ्ते में 5 दिन 15 मिनट ज़रूर पढ़ता हूँ. कुछ भी सामने आ जाए, कुछ भी सामने आ जाए. और अपने पसंदीदा राइटर मुश्ताक यूसुफी को बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ. मौलाना आज़ाद को बहुत देर तक पढ़ता हूँ क्योंकि समझ में कम आते हैं. तो वो टोक के पढ़ना पड़ता है उनको. हिज्जे करके. हाँ, हिज्जे करके पढ़ना पड़ता है उनको, वाकई हिज्जे करके पढ़ना पड़ता है. और जब आप मौलाना आज़ाद को पढ़ रहे हो तो आपके
डिक्शनरी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो उर्दू से ज़्यादा फारसी। एक साहब का कौल है कि मौलाना की उर्दू समझना वैसे ही है जैसे दलदल में तैरना। दलदल में तैरना। दलदल में तैरना तो वाकई वही हाल होता। बकौल एक साहब की वो तो फारसी शेर कहने के लिए उन्होंने उर्दू लिख दिया, तो अब वो फारसी शेर समझना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है। बस ये मैं बस नहीं, जहाँ से जो मिले वो पढ़ लेता। देखिए साफ जाहिर है जो आपने बताया कि आप 15 मिनट पढ़ते हैं, तो इस अंदाज से 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ा भी नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि अभिनव जी जो है ज़रूर 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, जो भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इनके घर में बहुत ज़्यादा किताबें हैं। अब पता नहीं कि हम जैसे लोगों को मुतासिर करने के लिए रखी हुई हैं कि मुताले के लिए रखी हुई हैं। मेरी बेडरूम लाइन है जी मेरे बुआ जी की दी हुई है जी कि कुछ लिख के सो, मैं लिखता भी पढ़ता, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, वाह तू आज जिस जगह पे है कल उससे पढ़ के सो। वाह क्या बात है, क्या तो बात मैं बहुत अच्छा, कुछ लिख के सो, है। कुछ पढ़ छोटा जी बहुत अच्छा, बहुत छोटा सहले मुमतना की मेरे जहाँ मैं सोता हूँ उसके बगल में एक कागज का पुर्जा और एक पेन, 4-5 पेन रहते हैं कि थॉट का कोई समय नहीं होता 10 मिनट रात को कभी भी आ जाएगा, कोई वक्त नहीं उसका आने का। तो एक अडवाणी जी का जब ब्लॉग हुआ उसकी एंकरिंग कर रहा था तो मैं शेर लिखा उसकी, और एंकरिंग में मैंने ऐड ऑन किया जी जी। कि अच्छे शब्दों में सच के एहसास लिखेंगे, अच्छे शब्दों में सच के एहसास लिखेंगे, वक्त जिन्हें पढ़े कुछ खास लिखेंगे, वक्त जिन्हें पढ़े कुछ खास लिखेंगे। लेख लिखेंगे हम पर लिखने वाले, वाह वाह वाह, मेरा इरादा है वैसे। लेख लिखेंगे हम पर लिखने वाले, हमने कलम उठाई तो इतिहास लिखेंगे। इतिहास टाइमलेस है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं अब एक पिछले 7 साल से किताब लिख रहा हूँ और क्रिकेटर्स जो टॉम ऑल्टर के बेटे हैं जेबी उसकी को ऑफिसर है। बेसिकली क्रिकेट में जो मैंने सीखा है बिशन सिंह गिरी साहब ने जो भी पढ़ा उसकी मैन्युस्क्रिप्ट आई डू द फॉरवर्ड फॉर इट, क्योंकि हम ज़ाती ज़िंदगी में उसको क्या अपनी ज़िंदगी में अमल कर सकते हैं जो हम पढ़ते हैं, तो उसको मैंने मैनेजमेंट से लाइन किया है, लाइक कैप्टन इन अस। मिसाल के तौर पे इस मैच के प्ले के कप्तान से मैंने डायरेक्टर, तो एज अ प्लेयर मुझे इनके लिए कैसे खेलना है, डायरेक्टर का अपना रोल क्या है, उसका KRA क्या है, और मुझे कैसे अपने डायरेक्टर को जिताना है वो मैच बतौर प्लेयर। तो एक एक सफ़े का एक एक पेज का उसमें डिस्क्रिप्शन है, 50 चैप्टर्स ऑन द फील्ड एंड 50 ऑफ द फील्ड, जिसमें और एटीट्यूड है, स्लेटिंग है, गालियों के बगैर तो क्रिकेट होती नहीं, पाकिस्तान के साथ तो अच्छे लोग चले जाते हैं, तो टू व्हाट एक्सटेंट यू वांट, तो लाइक हाउ R&D बिकम योर नेक्स्ट, क्या आप जाइए मस्त कीजिए। अभी जो हम प्ले कर रहे हैं तो मैं साहिर साहब के गाने आजकल गा रहा हूँ, पर मैं अपनी नेट प्रैक्टिस घर में करता हूँ, तो दैट इज बहुत जल्दी ये आप देखेंगे इसको तो मुझे लिखना भी अच्छा लगता है, पढ़ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। जी जी जी। बहुत बहुत तो देखिए जी, तो यही चाह रहा है कि ये बातें इसी तरह से जारी रहें, लेकिन वक्त काफ़ी हो गया है और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए नेशनल बुक ट्रस्ट के मुंतज़मीन का, ज़िम्मेदारों का, कि उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा, यहाँ पे मदऊ किया। नमस्कार, बहुत ही दिलचस्प कहूँगी मैं, बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम था और जो एक्टिंग की वो भी बहुत ही तारीफ के लायक थी। हमारी खुशनसीबी है कि आप लोग हमारे मंच पे आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। इसके लिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबको दिल